माल गाड़ी के डब्बे में हल्की हल्की गर्माइश थी। यहाँ सर्दी बहुत कम थी। अब मेरे कपड़े भी काफी सूख गए थे। मालगाड़ी एक खास रफ्तार होती है, मगर ये मालगाड़ी कुछ ज्यादा ही तेज रफ्तारी से जा रही थी। इसकी वजह मेरी समझ में नहीं आई थी, लेकिन मुझे खुशी जरूर हो रही थी कि मैं आगरा से दूर होता जा रहा था। रास्ते में कितने ही छोटे छोटे स्टेशन आए, मालगाड़ी कहीं भी खड़ी ना हुई। मालगाड़ियों में चूंकि बड़े बड़े शहरों का माल लदा होता है, इसलिए आमतौर पर वो बड़े शहरों के स्टेशनों पर ही रुकती हैं और उनके प्लेटफार्म भी रेलवे यार्ड में अलग बने होते हैं। मैं ये समझ रहा था कि ये मालगाड़ी आगरा से फिरोजाबाद से होती हुई ऊपर कानपुर जाने की बजाय नीचे इंडिया के जनूब की जानिब बांडा नाम के स्टेशन की तरफ जा रही है। इस मालगाड़ी ने शायद कहीं ना रुकने की कसम खा रखी थी। जब से चली थी कहीं नहीं रुकी थी, यहाँ तक कि फिरोजाबाद और अटावाज ऐसे बड़े शहरों में भी नहीं ठहरी और रेलवे यार्ड की अलग लाइन पर तेजी से गुजरती हुई आगे निकल गई। खुदा जाने इसमें किस किस्म का सामान लदा हुआ था कि जिसे बांडा शहर में पहुंचाना जरूरी था। सारा दिन मालगाड़ी चलती रही। शाम का अंधेरा फैल रहा था कि कहीं जाकर उसकी रफ्तार हल्की होने लगी। सारा दिन मैंने कुछ नहीं खाया था। 2 बार एक गाय का दूध पीकर मैंने प्यास बुझाई थी। मैंने दरवाजे के आगे लगे हुए रस्से में से सर बाहर निकालकर सामने की जानिब देखा। कोई स्टेशन आगे था, वहां मालगाड़ी खड़ी हो गई। मैं छलांग लगाकर नीचे उतर आया। रेलवे ट्रैक के साथ कुछ दूर तक आगे गया। स्टेशन पर एक धुंधला सा बल्ब जल रहा था। मैं यहाँ रह भी नहीं सकता था। खुदा जाने कौन सा स्टेशन था। अभी तक मैं यही समझे हुए था कि ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही है, लेकिन यह ख्याल ज़हन में जरूर आता था कि आगरा से दिल्ली इतनी दूर नहीं है। दूसरे रास्ता इतना वीरान नहीं है जिन वीरान रास्तों से ये मालगाड़ी सारा दिन गुजरती रही थी। दोपहर के बाद दूर दूर छोटी छोटी पहाड़ियां भी नजर आने लगी थीं, जबकि आगरा और दिल्ली के दरमियान का इलाका मैदानी है। वहां कोई पहाड़ियां नहीं हैं। सिर्फ एक बात की मुझे तसल्ली जरूर हो रही थी कि मैं आगरा की पुलिस से दूर हो गया हूं। अगर ये ट्रेन इंडिया के मशरकी शहरों की तरफ भी जा रही है तो कोई बात नहीं, मैं वहां से दिल्ली पहुंच सकता था। मेरे पास रिजवाना के दिए हुए कुछ रुपए मौजूद थे। मालगाड़ी का इंजन शायद पानी ले रहा था। मैं मवेशियों वाले डब्बे में बैठा बैठा तंग आ गया था। मैंने सोचा मालगाड़ी का कोई दूसरा खाली डब्बा तलाश करना चाहिए। चलते चलते मैं स्टेशन के प्लेटफार्म के करीब पहुंच गया। मैं ज्यादा आगे भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि प्लेटफार्म पर मुझे ट्रेन का गार्ड और इंजन ड्राइवर के अलावा 2-3 आदमी नजर आ रहे थे। मैं वापस हो गया और एक एक डब्बे को शाम के बढ़ते फैलते अंधेरे में गौर से देखने लगा कि कहीं कोई डब्बा थोड़ा सा खुला हुआ मिल जाए। एक डब्बे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसकी दोनों जानिब दरवाजे के बाहर लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। मैं एक जंजीर को पकड़कर डब्बे में दाखिल हो गया। इस डब्बे में कोने की तरफ बड़े बड़े बोरे और लकड़ी के क्रेट लगे हुए थे। यहाँ मवेशियों वाली गंदी फिजा नहीं थी। मुझे ये जगह अच्छी लगी। मैं एक क्रेट से टेक लगाकर बैठ गया। दिल में यही फैसला किया कि अब रात को आगे जो भी स्टेशन आएगा और अगर ट्रेन वहां खड़ी हुई या उसकी रफ्तार जरा हल्की भी हुई तो मैं उतर जाऊंगा। गाय का दूध मैंने सैर होकर पिया था। मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं थी। वैसे भी मैं सख्त जान था और मुझे भूखे प्यासे रहने की ट्रेनिंग मिली हुई थी। मुझे बैठे थोड़ी देर ही हुई थी कि मुझे आदमियों की आवाजें सुनाई दी। कुछ लोग बातें करते हुए एक दूसरे को आवाजें देते मेरे डब्बे की तरफ आ रहे थे। बाहर निकलने का मौका नहीं था। आवाजें मेरे डब्बे के बाहर आ गई। मालूम हुआ कि मेरे वाले डब्बे में सामान चढ़ाया जा रहा है। मैं उठा और बड़े बड़े बोरों के पीछे जाकर छुप गया। 2-3 मजदूर डब्बे में चढ़ आए। वो बाहर से सामान पकड़ पकड़ कर अंदर लगाने लगे। मैं खामोश रहा। वो लोग मुझे नहीं देख सकते थे, मुझे भी वो नजर नहीं आ रहे थे। कुछ देर बाद वो सामान डब्बे में रख चुके तो बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद उन्होंने ये जुल्म किया कि डब्बे का लोहे का दरवाजा बंद करके बाहर से उसमें सलाख लगा दी, जिससे मैं डब्बे को अंदर से खोल नहीं सकता था। डब्बे में एकदम अंधेरा हो गया। मैं उठकर दरवाजे के पास गया। दरवाजा लोहे का था। उसमें दराजें जरूर थी, मगर बाहर अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता था। वो लोग एक दूसरे से बातें करते प्लेटफार्म की तरफ जा रहे थे। मैं एक तरह से मालगाड़ी के डब्बे में बंद होकर रह गया था। अब उसी जगह डब्बे से बाहर निकल सकता था जहां कोई बाहर से दरवाजा या दरवाजे को खोलेगा।
अंधेरे में मुझे थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा। जो सामान उन्होंने लगाया था लकड़ी के खोखे थे जो बंद थे। कुछ फर्नीचर था जिसको रस्सियों से बांधा गया था। इतने में ट्रेन को धचका लगा। मैं गिरते गिरते संभल गया और वही नए सामान वाले खोखों के ऊपर बैठ गया। ये मालगाड़ी पहले भी रन थ्रो हो आ रही थी। अब कुछ पता नहीं था कि कब और कहां जाकर रुकती है। क्योंकि मैं सिवाय सब्र करने के और कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए सब्र करके बैठा रहा। ट्रेन काफी दूर तक आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। उसके बाद उसकी रफ्तार तेज हो गई। बंद डब्बे, एक ही फायदा था कि बाहर सर्दी थी मगर डब्बे के अंदर सर्दी नहीं लग रही थी। मालगाड़ी खुदा जाने कहां कहां से गुजर रही थी। मैंने सोचा कि रात को सोने के लिए कोई प्लानिंग बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये ट्रेन इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। मैंने अंधेरे में टटोल टटोल कर लकड़ी के खोखों को एक दूसरे के बराबर करके वहां इतनी जगह बना ली कि मैं टांगे सोकेड़ कर लेट सकता था। मैं उसी तरह लेट गया। नींद नहीं आ रही थी। मैं हवाई मखलूक, चंद्रिका और फिर मीनाक्षी और रिजवाना के बारे में सोचने लगा। मुझे अपने कमांडो मिशन का ख्याल आ रहा था। मैं इस तरह दर बदर फिरने के लिए इंडिया में नहीं आया था। मैंने एक जबरदस्त मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल किया था। अब मुझे कश्मीर के महाज पर या पाकिस्तान दुश्मन भारतीय खुफिया तंजीम रा के एजेंटों का सुराग लगाकर उन पर हमला आवर होना था, ताकि वो अपने एजेंटों के जरिए पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयां न कर सके। इस तरह सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। रात को मैंने ख्वाब में देखा कि एक लकोदक सहरा में चला जा रहा हूँ। मेरे चारों तरफ रेत के तपते हुए टीले ही टीले हैं। आसमान पर से सूरज आग बरसा रहा है। प्यास के मारे मेरा हलक खुश्क हो रहा है। जलती रेत मेरे नंगे पैरों को जला रही है। मैं बमुश्किल रींग रींग कर चल रहा हूँ। लगता है मौत के करीब हो रहा हूँ और किसी लम्हे मुझे मौत आकर दबोच लेगी। मैं प्यास और सहरा की झलसती हुई तपश से निढाल होकर एक जगह गर्म रेत पर गिर पड़ता हूँ। मेरे खुश्क होंठ पत्थर की तरह हो गए हैं। मेरी आंखें बंद हैं। मैं मौत को गले लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मौत ही मुझे इस अजियत से निजात दिला सकती थी। इतने में मुझे अपने होंठों पर पानी के ठंडे कतरों के गिरने का एहसास होता है। मैं बेहोशी के आलम में सोचता हूँ कि मैं मर चुका हूँ। खुदा ने मेरे गुनाह बख्श दिए हैं और मैं जन्नत में आ गया हूँ। पानी के ठंडे कतरे मेरे खुश्क होंठों में जज़ब होते जा रहे हैं। मेरी आंखें बंद हैं। मैं आंखें खोलना चाहता हूं लेकिन खोल नहीं सकता। फिर मेरे झुलसे हुए बदन को इस किस्म की ठंडक का एहसास होता है जैसे किसी ने मेरे ऊपर बारिश में भीगे हुए केले के पत्तों का साया डाल दिया हो। मैं आंखें खोलने की बड़ी कोशिश करता हूं मगर कोशिश के बावजूद आंखें नहीं खुल रही। फिर मुझे अचानक एक खुशबू महसूस होती है। सहरा की तपश बिल्कुल नहीं रही। ठंडी ठंडी हवा मेरे जिस्म को छू रही है। इस हवा में ऐसी खुशबू है कि जो मैंने आज तक नहीं महसूस की थी। मेरे होंठों पर कुछ और कतरे गिरते हैं। ये कतरे ठंडे और मीठे हैं। ऐसी ठंडक और मिठास मुझे जिंदगी में कभी नसीब नहीं हुई थी। ये गोया जन्नत के बागात का शहद है। ये मेरे प्यासे बदन में तवानाई बनकर सरायत कर रहा है। मेरी प्यास और थकन सब खत्म हो चुकी है। मैं अपने होंठ हिलाता हूँ। मैं आवाज देता हूँ, या अल्लाह तेरा गफूर, या अल्लाह तू गफूर रहीम है, तू बख्शनहार है, तूने मुझे बख्श दिया। मैं तेरा नाचीज बंदा हूँ। मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूँ। मुझे अपनी आंखों पर किसी की उंगलियां महसूस होती हैं, जैसे किसी ने मेरी आंखों पर अपना हाथ रख दिया हो। ये उंगलियां फूलों की डालियों की तरह हैं। इन उंगलियों से रूह वजद में लाने वाली खुशबुएं फूट रही हैं। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझ पर रिकत तारी हो जाती है और मैं रोने लगता हूँ। इसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। मैं मालगाड़ी के डब्बे में लकड़ी के खोखों पर टांगे सुकेड़े वैसे ही पड़ा हुआ था। रेल की पटरियों की खटाक खटाक की आवाजें गूंज रही थीं। पहले तो मुझे एहसास तक न हुआ कि मैंने कोई ख्वाब देखा है। मैं अभी तक ख्वाब की दुनिया में ही था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ख्वाब की दुनिया से हकीकत की दुनिया में वापस आने लगा। किस कदर रूह को तड़पा देने वाला ख्वाब था। मैंने आंखें बंद कर ली कि शायद वापस ख्वाब की दुनिया में जाऊं। मैंने आंखें बंद की तो आंसुओं के कतरे मेरे आंखों के किनारों से बह गए।
मैं ख्वाब में भी रो रहा था। ये आंसू हकीकत की दुनिया में आने के बाद मेरी आंखों में इसी तरह कायम थे। मैंने अपना हाथ आंखों के साथ लगाकर दुरूद शरीफ पढ़कर चूम लिया। मैं उठकर दोजानू होकर खोखों पर बैठ गया, फिर एकदम से खुदा के हुजूर सजदे में गिर पड़ा और देर तक रो रो कर खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। जब मेरे दिल को थोड़ा सुकून हुआ और मैं हकीकत की दुनिया में पूरे हवास के साथ वापस आ गया, तो उठकर लोहे के दरवाजे की दरजों में से बाहर देखने की कोशिश करने लगा। बाहर सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं था। ये भी मालूम नहीं था कि रात कितनी गुजर चुकी है। ख्वाब की रूहानी कैफियत अभी तक मेरे दिल और दिमाग पर तारी थी। मैं दोबारा सुकड़ कर लेट गया और आंखें बंद कर ली, मगर मैं उस ख्वाब की दुनिया में दोबारा दाखिल न हो सका। मुझे नींद जरूर आ गई, मगर फिर कोई ख्वाब न आया। इसके बाद जब आंख खुली तो डब्बे के दरवाजे की दर्जों में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। ट्रेन उसी रफ्तार से चली जा रही थी। मैंने एक जगह से बाहर देखा, ट्रेन खेतों में गुजर रही थी और दर्ज में से सर्द हवा अंदर आ रही थी। मैंने देखा कि धूप कहीं भी नहीं थी, लगता था कि आसमान पर बादल छाए हुए हैं। मैदान भी गुजर रहे थे, खेत भी गुजर रहे थे, कहीं कहीं आबादियां भी नजर आ रही थीं, दूर दूर पहाड़ियां भी थीं। ट्रेन की रफ्तार भी खुदा खुदा करके हल्की हो रही थी। कोई शहर आ रहा था। ट्रेन को यहाँ रुकना था। मेरे लिए अब सबसे बड़ा मसला यह था कि ट्रेन के रुकने के बाद स्टेशन के अमले ने आकर बाहर से डब्बे के दरवाजे को खोलना था और अब मैं उनसे छुप नहीं सकता था। मैंने सोच लिया कि उन्हें कह दूंगा मैं पिछले स्टेशन पर इत्तेफाक से इस डब्बे पर चढ़ गया था और सो गया। अब आंख खुली तो ट्रेन यहाँ पहुंची हुई है। मैं जानता था कि वो लोग मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कोई सामान वगैरह चोरी नहीं किया था। बहरहाल मैंने अपने आप को हर किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार कर लिया। ट्रेन की रफ्तार मजीद हल्की हो गई। मैं दरवाजे के साथ लगा बराबर बाहर देख रहा था। ट्रेन एक पुल पर से गुजर रही थी। नीचे मुझे बैलगाड़ियों के अलावा एक दो मोटर कारें और रक्शे भी चलते नजर आए। लगता था कोई अच्छा खासा शहर है। इतना बड़ा शहर मेरे लिए मुश्किल भी पैदा कर सकता था। जाहिर है स्टेशनों पर पुलिस भी जरूर होती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल था कि इतनी दूर तक आगरा पुलिस ने मेरे बारे में रेलवे पुलिस को खबरदार किया होगा। इस बात का मुझे पूरा यकीन था कि ये दिल्ली शहर नहीं है, क्योंकि दिल्ली आगरा से एक दिन और एक रात की मुसाफिर हरगिज नहीं था। मालगाड़ी रेलवे यार्ड में से गुजरती रही, एक खाली खाली प्लेटफार्म पर आकर रुक गई। मैं पीछे हट गया, फिर दरवाजे के साथ लगकर बाहर देखने लगा। दो तीन आदमी बातें करते पिछले डब्बों से चले आ रहे थे। जल्दी से खोखों के पीछे हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगर आदमी अंदर आए तो मैं उन्हें देखकर क्या कहूं, वो क्या कहेंगे। इतने में किसी ने दरवाजे पर हथौड़े मारने शुरू कर दिए। दरवाजे की सलाख दूसरी तरफ हटाई जा रही थी। सलाख हट गई। किसी ने जोर से दरवाजे को एक तरफ धकेल दिया। कोई अंदर आने ही वाला था कि एक आवाज बुलंद हुई, अबे इधर अभी कहां से घुस रहे हो? पहले अगली बोगियों का सामान तो बाहर निकालो। और मैंने महसूस किया कि जिस आदमी ने दरवाजे को खोला था वो कुछ बोलता हुआ आगे निकल गया। दरवाजा खुल चुका था। कफ्स का दरवाजा खुल चुका था। ये मेरी खुशकिस्मती थी। मैं दबे पांव चलता खुले दरवाजे के पास आया। जरा सा सर बाहर निकाल कर देखा। तीन आदमी जिन्होंने रेलवे की नीली वर्दी पहनी हुई थी आगे कुछ आ रहे थे। मैंने दूसरी तरफ देखा, वहां और कोई नहीं था। मैं जल्दी से नीचे उतर गया। उतरते ही खुदा का शुक्र अदा किया। जैकेट के बटन बंद करता हुआ खाली प्लेटफार्म पर पीछे की जानिब चलने लगा। प्लेटफार्म से उतरकर मैं रेलवे लाइन पर आया, जहां मालगाड़ी के डब्बे खत्म हो जाते थे। बाईं जानिब निगाह डाली तो सामने रेलवे यार्ड की दीवार थी। दीवार दूसरी जानिब कोई सड़क थी, जहां से ट्रैफिक के गुजरने की आवाज सुनाई दे रही थी। सड़क की दूसरी जानिब दो चार मकान थे। मैं रेल की पटरियों पर से गुजरकर दीवार के पास आ गया। यहाँ एक जगह बिजली का खंभा बाहर सड़क की जानिब लगा था। मैंने खंभे को पकड़ा और सड़क पर आ गया। मेरा जिधर मुंह उठा मैं उधर ही कुचल पड़ा। एक चौक में पहुंचकर रुक गया। करीब ही एक छोटी सी चाय की दुकान थी।
मैं दुकान के अंदर आकर एक मेज के पास बैठ गया। एक लड़के ने आकर पूछा कि मैं खाना खाऊंगा या चाय पीऊंगा। मैंने कहा, खाने में क्या क्या पका है? उसने कुछ सब्जी तरकारी बताई। मैंने कहा, ले आओ। लड़का चला गया। मैं किसी से ये भी नहीं पूछना चाहता था कि ये कौन सा शहर है। मैंने दुकान की दीवारों को देखा कि शायद वहां किसी कैलेंडर पर इस शहर का नाम लिखा हो, मगर किसी कैलेंडर पर शहर का नाम नहीं था। मैंने बड़े सुकून के साथ खाना खाया, चाय मंगवा कर पी, बिल अदा किया और बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मैंने दुकान के बाहर लगे बोर्ड पर निगाह डाली। वहां लिखा था शाहजहां होटल, रेल बाजार, बांडा। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मालगाड़ी ने मुझे दिल्ली की बजाय बांडा पहुंचा दिया था, जो वस्ती इंडिया के मशरक की जानिब एक मशहूर शहर था। उस तरफ से गाड़ियां सूबा बहार, बंगाल और नीचे दूसरे शहरों वगैरह की तरफ जाती थीं। मैंने यही फैसला किया कि स्टेशन पर चलकर मालूम करना चाहिए कि यहाँ से दिल्ली की तरफ गाड़ी कब जाती है। मैं रेलवे लाइन वाली दीवार के साथ साथ चल पड़ा। आगे रेलवे स्टेशन की इमारत आ गई। ये स्टेशन ना छोटा था ना बड़ा, बस दरमियाना दर्जे का था। स्टेशन के बाहर तांगे और रक्शे खड़े थे। मैंने पीछे ऑफिस की खिड़की पर जाकर पूछा कि दिल्ली को गाड़ी किस वक्त जाएगी। खिड़की के पीछे सांवला सा दुबला पतला आदमी बैठा था। बड़ी बेजारी से कहा, यहां से पहले कानपुर जाओ, वहां से तुम्हें इलाहाबाद से आने वाली गाड़ी दिल्ली ले जाएगी। मैंने उसे पूछा, कानपुर को गाड़ी कब जाएगी? उसने और ज्यादा बेजारी से जवाब दिया, रात को 2:30 बजे जाएगी। मैं खिड़की से हट गया। इसका मतलब था कि अब मुझे रात के 2:30 बजे इसी शहर में रहकर कानपुर जाने वाली गाड़ी का इंतजार करना होगा। स्टेशन पर ठहरना ठीक नहीं था। वैसे भी अभी रात के 2:30 बजने में कई घंटे रहते थे। बांडा शहर मेरे लिए अजनबी था। इस तरफ मैं कभी नहीं आया था। मेरे पास रकम काफी थी। मैंने सोचा कि पहले किसी ऊंचे दर्जे के रेस्तोरां में चलकर बैठता हूं। वहां किसी को मुझ पर शक भी नहीं पड़ेगा। शहर में इधर उधर फिरने से किसी को भी मुझ पर शक पड़ सकता था। रेलवे स्टेशन पर पुलिस हर वक्त मौजूद रहती है। ये सोचकर मैंने बाहर आकर एक तांगा लिया और कोचवान से कहा, किसी अच्छे से होटल में ले चलो जहां अच्छा खाना वगैरह मिलता हो। होटल मैंने इसलिए कहा था कि शायद रेस्तोरां उसकी समझ में ना आता हो। वो शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता हुआ शहर की एक बड़ी सड़क के किनारे वाक़े एक होटल के गेट पर ले आया, जिसका नाम अलेक्जेंडरिया होटल था। ये वाकई होटल था, यानी यहाँ के लिए कमरे भी मिल जाते थे। मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक कमरा ही किराया पर ले लूं। बड़ी तन्हाई में वक्त गुजर जाएगा। आधी रात को निकल जाऊंगा। काउंटर साड़ी पोश कट्टे बालों वाली कबूल सूरत लड़की खड़ी थी। मैंने उसे कहा, मुझे एक कमरा चाहिए। वो मुस्कुराई, कहने लगी, आप अकेले ही कमरे में रहेंगे? मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, अकेला हूं इसलिए अकेला ही रहूंगा। अगर मेरे साथ होता तो वो भी जरूर मेरे साथ ही रहता। वो बदस्तूर मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, एक सिंगल बेड कमरे का 24 घंटे का किराया 50 रुपए होगा। उस जमाने में यह किराया बहुत ज्यादा था, मगर मेरी मजबूरी थी। मैंने कमरा ले लिया। मैंने वहां अपना हिंदुवाना नाम कमल कुमार लिखवाया और एड्रेस भी दिल्ली का कल्सल लिखवा दिया। 50 रुपए अदा किए। लड़की ने मुस्कुराते हुए घंटी बजाकर नौकर को तलब किया। उसको मेरे कमरे की चाबी दी और कहा, साहिब को 16 नंबर कमरे में ले जाओ। ये होटल पुरानी वजह का अंग्रेजी टाइप का था, जिस तरह कभी हमारे शहर लाहौर में फेड रोज और बारगंजा होटल हुआ करते थे। उसकी दूसरी मंजिल नहीं थी। लगता था 2-3 पुरानी कोठियों को मिलाकर एक होटल बना दिया गया है। आगे वसी बागीचा था। कमरों के आगे बरामदे भी थे। लड़का मुझे 16 नंबर कमरे में छोड़कर सलाम करके चला गया। कमरे में
यूरोपियन तर्ज का पुराना सोफा और पलंग बिछा था। दरवाजे और खिड़की पर भारी पर्दे गिरे हुए थे। अजीब बात है कि वहां टेलीफोन भी लगा हुआ था, साथ बाथरूम भी था। सर्दी की वजह से लड़के ने जाते हुए बिजली का हीटर भी ऑन कर दिया था। मैंने सोचा कि अब नहा धो भी लेना चाहिए, शायद फिर ये मौका ना मिले। मैं गुस्ल खाने में घुस गया, अच्छी तरह से नहाया, वही कपड़े दोबारा पहन लिए। दूसरे कोई कपड़े मेरे पास नहीं थे। थोड़ी देर में वही लड़का आ गया, कहने लगा, साहब खाना लाऊं या कुछ और? मैंने कहा, कुछ और क्या? वो जरा हंसकर बोला, साहब विस्की वगैरह। मैंने कहा, नहीं भाई, मैं शराब वगैरह नहीं पीता। तुम ऐसा करो, ये पैसे लो, मेरे लिए गोल्ड फ्लैग का एक पैकेट और एक माचिस ले आओ और चाय पहले भिजवा दो। मैंने उसे 100 रुपए का नोट दिया। मेरे पास टूटे हुए पैसे नहीं थे। 50 रुपए का एक नोट था जो मैंने काउंटर पर लड़की को दे दिया था। लड़का चला गया। टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, सर, रात के खाने पर आप कोई खास चीज खाना पसंद करेंगे? मैंने कहा, आपके यहाँ जो कुछ तैयार होता है वो ही खा लूंगा, शुक्रिया। ये काउंटर वाली लड़की ही थी। उसने ओके सर कहकर फोन बंद कर दिया। मुलाजिम लड़का मेरे लिए चाय लेकर आ गया। वो सिगरेट भी लाया था। मैंने उसे 5 रुपए टिप दिए तो वो खुश हुआ। उसके दिल में मेरे लिए शायद हमदर्दी पैदा हो गई थी। मुझसे पूछने लगा, साहब आप किस शहर से आए हैं? मैंने चाय बनाते हुए कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो भाई? वो मेरे करीब आ गया, बड़ी राजदारी के अंदाज में बोला, साहब हमारे होटल में एक खुफिया पुलिस का आदमी हर वक्त मौजूद रहता है। मिस शीला से आपके बारे में पूछ रहा था कि ये आदमी कौन है, इसका नाम क्या है, कहां से आया है। खुफिया पुलिस का नाम सुनकर मैं खबरदार हो गया। मैंने कहा, भाई ये तो उनकी ड्यूटी होती है कि जो कोई होटल में नया मुसाफिर आए उसके बारे में पूछ-पूछ करें। लड़का मजीद राजदारी के अंदाज में बोला, नहीं साहब, वो तो ठीक है, लेकिन खुफिया पुलिस वाला आपके बारे में मिस शैला से कह रहा था कि ये आदमी मुझे कोई जासूस लगता है। सर, क्या वाकई आप जासूस हैं? मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाएं। साहब, मुझे जासूस बनने का बड़ा शौक है। मेरी छठी हिस्स बेदार हो चुकी थी। इस खुफिया पुलिस वाले को कैसे शक पड़ गया कि मैं जासूस हूँ? अगर उसने मुझे जासूस समझा है तो यकीनन पाकिस्तानी जासूस ही समझा होगा, क्योंकि इंडिया में जो किसी भी मुल्क का जासूस पकड़ा जाए, पुलिस यही समझती है कि ये पाकिस्तानी जासूस है। बल्कि अब तो इंडिया में वहाँ के मुसलमान हैं, पुलिस उनमें से हर तीसरे आदमी को पाकिस्तान का जासूस समझती है। मैंने लड़के को जेब से 10 रुपए का नोट निकाल कर दिया और कहा, देखो, किसी को बताना मत, खुफिया पुलिस वाले की निगरानी करो, देखते रहो कि वो क्या करता है और मिस शैला से क्या बातें करता है। ये मिस शैला कौन है? लड़का 10 रुपए का नोट लेकर बड़ा खुश हुआ। ज्यादा खुशी उसे इस बात की हुई कि मैंने उसे जासूसी की ड्यूटी पर लगाया था। उसने नोट अपनी वास्कट की जेब में रखा और हंस कर बोला, साहब ये मिस शैला काउंटर वाली लड़की है, बड़ी बदमाश है। रात को इसके कमरे में शहर के बदमाश आते हैं। साहब ये रात को शराब भी पीती है, मैं इसकी सारी खबर रखता हूँ। मुझे जासूसी का शौक जो है, मगर मैंने उसे मजीद एतमाद में लेते हुए उसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मियाँ मेरा नाम है साहब, यहाँ होटल में सब लोग मुझे बल्ले मियाँ कहते हैं। मैंने उसे कहा,
अगर तुमने खुफिया पुलिस वाले की अच्छी तरह से जासूसी की और उसकी सारी बातें आकर मुझे बता दी तो मैं तुम्हें और भी इनाम दूंगा। और सुनो, किसी को हरगिज पता न चले कि मैंने तुम्हारी ये ड्यूटी लगाई है। महमूद मियां ने तजर्बाकार जासूस की तरह आंखें जरा सी सुकेड़ कर कहा, साहब जी, मैंने बड़े जासूसी नावल पढ़े हैं, क्या मजाल के कोई मेरे दिल का हाल मालूम कर सके। अच्छा सर, मैं जाता हूं। लड़के की ड्यूटी मैंने जरूर लगा दी थी, लेकिन मैं खुद भी मोहतात हो गया था। मुझे तशवीश इस वजह से भी नहीं थी, इस किस्म के होटलों में पुलिस का और खास तौर पर पुलिस का एक आध आदमी जरूर बैठता है जो इस बात की खबर रखता है कि कौन बाहर से है और कहीं कोई स्मगलिंग तो नहीं हो रही या किसी वारदात के होने का अंदेशा तो नहीं। आमतौर पर इस किस्म के आदमी को अंग्रेजी होटलों वाले खुद बुलाकर रखवा लेते हैं। मुझे लड़के से भी तवक्को थी कि अगर कोई ऐसी वैसी बात होने लगी तो लड़का मुझे आकर इत्ला कर देगा। उसके बावजूद मुझे बेचैनी सी लग गई थी और मैं सोच रहा था कि इस होटल में मैंने गलती ही की है। बहरहाल अब जो होना था हो गया था। मुझे आगे की बाबत सोचना था और मोहतात रहना था। दिन गुजर गया, रात आ गई। इस दौरान 2 बार होटल का लड़का मेरे पास आया और उसने यही कहा कि साहब, पुलिस वाले ने उसके बाद मिस शैला से कोई बात नहीं की और वो होटल से बाहर चला गया। मैंने लड़के से पूछा, उस आदमी ने कहीं टेलीफोन भी नहीं किया। लड़का सोच में पड़ गया, फिर बोला, साहब, मेरे सामने तो उसने कोई फोन नहीं किया, अगर कहीं फोन करेगा तो आपको उसी वक्त आकर बता दूंगा। आप यहाँ से फोन पर 7 नंबर घुमाकर उसकी बातें सुन लेंगे। लड़के ने मुझे ये बड़े पत्ते की बात बता दी थी। जब वो चला गया तो मैंने टेलीफोन के डायल कर 7 नंबर घुमाकर रिसीवर कान से लगाया। नीचे काउंटर वाली लड़की मिस शैला किसी मर्द से बातें कर रही थी। वो कह रही थी, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात करोगे तो मैं तुम्हें अपने करीब भी नहीं आने दूंगी। दूसरी तरफ मर्द ने एक बड़ी फाहिश बात उसे कह दी, जिसके जवाब में शीला ने कहा, यह भी तब होगा जब तुम वादा करोगे कि जो बात तुमने कमला को कही है आइंदा ऐसी बात कभी नहीं कहोगे। मर्द ने कहा, शीला जी, क्षमा करो, भगवान को साकिशिश जानकर कहता हूं, कमला को अब मैं कभी मुंह नहीं लगाऊंगा। अच्छा, आज रात कितने बजे आऊं? शीला ने जवाब दिया, ना, बिल्कुल ना आना। आज रात मैं अपने अंकल के घर जा रही हूं। ओके, कल फोन करना। और फोन बंद हो गया। मैंने फोन रख दिया। कोई आध घंटे बाद मैंने एक बार फिर 7 नंबर घुमाकर रिसीवर उठाया कि शायद खुफिया पुलिस वाला थाने वगैरह में मेरी बाबत कोई फोन न कर रहा हो, मगर फोन पर कोई बात नहीं हो रही थी। फोन बंद था। मैंने रिसीवर रख दिया। इस ख्याल से मैं नीचे भी नहीं गया था कि ख्वाह मखा खुफिया पुलिस वाले की नजरों में आ जाऊंगा। मैं कमरे में ही बैठा सिगरेट फूंकता और अखबार रिसाले पढ़ता रहा। मुझे अहमदाबाद वाले अपने मास्टर सिपाही करीम का ख्याल भी आया कि उसे मेरी फिक्र होगी। ये तो उसे मालूम हो गया था कि मैं अहमदाबाद में रा के चीफ गोगल दास पांडे के बंगले से फरार हो चुका हूँ। अब वो मेरे किसी वायरलेस पैगाम का इंतजार कर रहा होगा। ये वायरलेस सिग्नल मैं उसे दिल्ली के मास्टर सिपाही गुल खान के पास जाकर ही दे सकता था, क्योंकि मेरे पास कोई ट्रांसमीटर वगैरह नहीं था और उसके फोन नंबर पर मैं किसी दूसरे शहर से फोन करके किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। वैसे भी करीम ने मुझे उस नंबर पर फोन करने से मना कर रखा था। मैंने खाना मंगवा लिया। वही लड़का खाना लेकर आया। कहने लगा, साहब, खुफिया पुलिस वाला थोड़ी देर के लिए उठकर गया था। मैंने उसका पीछा किया। वो साथ वाले सिनेमा हाउस में गया था। वहां का गेट कीपर उसका दोस्त था। थोड़ी देर बैठकर
वो फिर होटल में वापस आ गया था। मैं उस खुफिया पुलिस वाले से अब मुतमईन और बेफिक्र हो गया था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सपेरा उस सांप को गले में डालकर उससे बेफिक्र हो जाता है जिसका जहर निकाल दिया गया हो। रात के 10 बज रहे थे। मैंने सोचा कि काफी मंगवा के पी जाए। मैंने शैला को फोन पर काफी का कहने के लिए रिसीवर उठाया तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, आ जाओ, दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला और सामने मिस शैला खड़ी थी। हाथ जोड़कर बोली, सर, मैंने आपको इंटरफेयर किया। सॉरी सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने रिसीवर रख दिया। आ जाओ, मैं तुम्हें फोन करके काफी मंगवाने लगा था। वो बोली, मैंने आपके लिए किसी दूसरी चीज का इंतजाम किया था। सर, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? किस चीज का इंतजाम? वो सोफे पर बैठ गई। उसने पर्स में से स्कॉच विस्की का हाफ निकालकर मेज पर रख दिया। सर, यह खास तोहफा है जो मेरी एक आंटी ने मुझे लंदन से भेजा था। मैं इस ख्याल से ले आई हूं कि आप उसे देखकर इनकार नहीं करेंगे। मैंने शैला को इसलिए भी वापस न भेजा कि मैं उससे किसी तरीके से खुफिया पुलिस वाले की सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था, लेकिन शराब को मैंने हाथ नहीं लगाना था। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने आपको काउंटर पर ही बता दिया था कि मैं शराब वगैरह नहीं पीता। शैला ने अपने ब्लाउजर को दोनों हाथों से ऊंचा करते हुए कहा, सर, ये शराब नहीं है, ये तो विस्की है। आप पीकर तो देखें। मगर तुम मुझ पर यह मेहरबानी किस लिए कर रही हो? मेरे इस सवाल पर उस लड़की ने नीम तबाखाना मुस्कुराहट के साथ गर्दन को एक झटका देकर मुझे देखा और उठकर मेरे गले में बाहें डाल दी। इसलिए कि आई लाइक यू सर, मुझे तुम बड़े अच्छे लगे हो। ये उसका कारोबारी जुमला था। होटल का लड़का मुझे उसके बारे में सब कुछ बता चुका था और मैंने टेलीफोन पर किसी मर्द के साथ उसकी गुफ्तगू भी सुन ली थी, मगर मैं इस पोजीशन में नहीं था कि उसके साथ सख्ती से पेश आता। मैंने आहिस्ता से उसकी बाहें अपने गले से अलग करते हुए कहा, ओके, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताए देता हूं। बात यह है कि मैं कभी कभी विस्की जरूर पीता हूं, मगर मैं हमेशा रात को 1 बजे के बाद विस्की पीता हूं। अगर तुम रात 1 बजे के बाद मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हारे साथ विस्की जरूर पी लूंगा। शैला सोफे पर बैठ गई। ब्लाउज को एक बार फिर ऊपर चढ़ाते हुए बोली, मैं जाऊंगी ही नहीं 1 बजे तक, बल्कि उसके बाद भी तुम्हारे पास ही रुकूंगी। मैंने दिल में उसे गाली दी और सोचा कि ये बला कहां से मेरे पीछे पड़ गई है। मैंने सोचा कि उसे कम अज कम खुफिया पुलिस वाले के बारे में तो कुछ मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। मैंने कहा, अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम मुझे मालूम था, मगर मैंने उस पर ज़हर नहीं किया था। कहने लगी, मेरा नाम शैला जॉनसन है। मैंने कहा, शैला, मुझे ये बताओ कि जब मैं काउंटर पर खड़ा था तो तुम्हारी दाईं जानिब कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, क्या वो तुम्हारा फादर जॉनसन था? शैला ने उसे गाली देकर कहा, नहीं, वो हरामी मेरा फादर कहां से हो गया? अरे वो तो पुलिस का डाउट है, बस शाम रात के 1 बजे तक पुलिस की ड्यूटी देता है। कि होटल में कौन कौन आता है कौन जाता है वो तो तुम्हारे बारे में भी मुझसे पूछ रहा था। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा, कमल कुमार जी बड़े कारोबारी आदमी हैं, दिल्ली में रहते हैं, मेरे जानने वाले हैं। ये तुमने कैसे कह दिया? तुम तो मुझे जानती भी नहीं थी। मिस शैला जॉनसन ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा,
اس لیے ڈارلنگ کہ تم مجھے پہلی نظر میں ہی اچھے لگنے لگے تھے۔ وہ اپنا چہرہ میرے قریب لا رہی تھی کہ میں نے جلدی سے اٹھ کر کہا، مجھے یاد آ گیا، مجھے اپنی پتنی کو فون کرنا ہے۔ اس نے کہا تھا بانڈا پہنچ کر مجھے خیریت فون پر ضرور بتا دینا۔ مس شیلا پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی، اچھا میں پھر آؤں گی، تم فون کر لو۔ وہ چلی گئی تو میں نے شکر ادا کیا۔ میں نے اسٹیشن پر جانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اپنی جیب میں ڈبی کے اندر رکھے ہوئے چنگم بم ٹیبلٹ کو چیک کیا۔ بٹوے میں جتنے روپے باقی رہ گئے تھے انہیں گن کر دوبارہ بٹوے میں رکھا۔ سامان تو میرے پاس تھا نہیں، بس ہوٹل سے نکل کر ٹیکسی رکشہ پکڑنا تھا اور اسٹیشن پہنچ جانا تھا۔ انکوائری کلرک کے مطابق دلی جانے والی ٹرین میں ابھی 3-4 گھنٹے باقی تھے۔ اس خیال سے کہ مس شیلا دوبارہ وارد نہ ہو جائے، میں نے سوچ لیا تھا کہ 1.5 گھنٹہ پہلے ہی نکل جاؤں گا۔ انڈیا میں ٹیلی ویژن ابھی نیا شروع ہوا تھا۔ کمرے میں ایک ٹیلی ویژن بھی رکھا ہوا تھا جس کو میں نے ابھی تک نہیں چلایا تھا۔ اتنی فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ میں نے اس کا بٹن دبایا کہ تھوڑی دیر کوئی پروگرام ہی دیکھا جائے۔ ابھی ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ تھا۔ انڈیا کے کسی شہر کی ڈاکومنٹری فلم دکھائی جا رہی تھی۔ اچانک پروگرام بند ہو گیا اور ایک لیڈی اناؤنسر نے سامنے آ کر اعلان کیا کہ دریاؤں میں اچانک زبردست سیلاب کا پانی آ جانے سے الہ آباد، جھانسی اور ضلع بانڈا کے اتری شمالی علاقوں میں ریل گاڑیوں کی آمد و رفت بند کر دی گئی ہے۔ بانڈا سے دلی، کانپور، الہ آباد جانے والی ساری ریل گاڑیاں کینسل کر دی گئی ہیں اور محکمہ ریلوے کی جانب سے ریلوں کے نئے شیڈول کا جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ خبر میرے لیے کافی پریشان کن تھی کیونکہ مجھے بانڈا سے رات کی گاڑی سے دلی روانہ ہونا تھا۔ میں نے کاؤنٹر پر فون کیا کہ مجھے ریلوے انکوائری کا نمبر ملایا جائے۔ کاؤنٹر پر کوئی دوسرا کلرک رات کی ڈیوٹی پر تھا، اس نے نمبر ملا دیا۔ بانڈا ریلوے اسٹیشن کی انکوائری بے حد مصروف تھی۔ کئی بار فون کرنے کے بعد نمبر ملا، وہاں سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ بانڈا سے کوئی گاڑی دلی، کانپور، الہ آباد کی طرف نہیں جا رہی۔ اس طرف سیلاب کی وجہ سے ساری ریلوے لائنیں پانی میں ڈوب چکی ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ خیال آیا کہ نیچے ناگپور، حیدرآباد کی طرف نکل جاتا ہوں۔ بانڈا سے نیچے جنوبی ہندوستان کی جانب پہلا بڑا شہر جبل پور تھا، لیکن یوں ہی در بدر ہونے کا فائدہ کوئی نہیں تھا۔ اگر میں بانڈا میں پولیس والوں سے محفوظ ہوں، پھر مجھے اسی جگہ رہ کر اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب دلی جانے والا ریلوے ٹریک کھل جائے، اور اگر بانڈا میں محفوظ نہیں ہوں تو جبل پور اور ناگپور میں بھی محفوظ نہیں ہوں گا۔ جہاں تک بانڈا کا تعلق تھا، یہاں مجھے بظاہر کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جس مخبر پولیس والے کی ڈیوٹی اس انگریزی ہوٹل میں لگی ہوئی تھی، تحقیق کے بعد وہ بے ضرر ثابت ہو چکا تھا۔ ایک بار اس نے شیلا سے میرا رسمی طور پر پوچھا تھا، اس کے بعد وہ مجھ سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سیلاب اتر جائے گا اور دلی کا ریلوے ٹریک بحال ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ 2-1 روز کی بات ہے، مجھے اسی ہوٹل میں ٹھہرے رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہوٹل شہر سے باہر غیر آباد جگہ پر تھا، دوسرے یہ الگ ٹائپ کا ہوٹل تھا، یہاں بڑے امن سکون کی فضا تھی۔ میں سونے کی تیاریاں کرنے لگا۔ خیریت رہی کہ کاؤنٹر گرل مس شیلا پھر نہیں آئی تھی۔ میں نے بجلی کا ہیٹر بند کر دیا کیونکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ کمرے میں گرمی زیادہ ہو گئی ہے۔ ویسے بھی اس علاقے میں ہندوستان کی نسبت سردی شدید نہیں تھی۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ صبح میرا ہوٹل بوائے جاسوس میرے لیے بیڈ ٹی لے کر آیا تو اس نے مجھے جگایا۔ بڑا پرجوش سا لگ رہا تھا، جیسے مجھے کوئی نئی خبر بتانے کو بےتاب ہو۔ ابھی میں نے اسے کچھ پوچھا بھی نہیں تھا کہ میرے پلنگ کے پاس آ کر قالین پر بیٹھ گیا اور پر اسرار طور پر بولا، صاحب ہوٹل میں ایک انگریز جاسوس آیا ہے۔ میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چائے کا گھونٹ بھرنے کے بعد ہنس کر پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ جاسوس ہے؟ ہوٹل بوائے بولا، صاحب میں 2 باتیں اس کی آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اس انگریز کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا اٹیچی کیس ہے جس کو وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ میں اسے کمرے میں چھوڑنے گیا اور کہا، صاحب لاؤ یہ اٹیچی کیس میں الماری میں رکھ دوں۔
तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं खुद रख लूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, और दूसरी बात कौन सी है? होटल बॉय कहने लगा, साहब, दूसरी बात आप सुनेंगे तो आपको भी यकीन आ जाएगा कि वो जासूस है। पूछा, अच्छा बताओ, दूसरी बात क्या है? होटल का लड़का जरा मेरे करीब आकर बोला, साहब, ये अंग्रेज वायरलेस पर किसी से खुफिया बातें कर रहा था। मेरे जरा से कान खड़े हुए, मगर उसके बावजूद मैं खामोशी से चाय पीता रहा। उसके पास वायरलेस कहां से आ गया और तुम्हें कैसे पता चला कि वो वायरलेस सेट है? होटल बॉय बोला, साहब, मैंने बड़े जासूसी नावल पढ़े हैं। मुझे जासूस बनने का शौक जो है, बस मैंने नावलों में पढ़ा है कि वायरलेस सेट बड़ा भी होता है और छोटा भी, और बाज जासूसों के पास ऐसे वायरलेस सेट भी होते हैं जो उन्होंने सिगरेट की डब्बियों या जेबों के अंदर फिट करके रखे होते हैं। मैं थोड़ा संजीदा हो गया था। मैंने प्याली तपाई पर रखते हुए उसे पूछा, और इस अंग्रेज के पास किस किस्म का वायरलेस सेट था? होटल बॉय ने कहा, साहब, उसके पास छोटी सी टार्च थी। उसने टार्च के अंदर वायरलेस सेट लगाया हुआ था। अब मैंने उससे बड़ा अहम सवाल पूछा, तुम उसे कहां से देख रहे थे? वो राजदारी से कहने लगा, साहब, होटल के नौकरों ने हर कमरे के दरवाजे खिड़कियों में खुफिया सुराख रखे हैं। इन सुराखों से वो कमरे के अंदर लेटे हुए औरत मर्द की सारी हरकतें देखा करते हैं। इस अंग्रेज के कमरे के दरवाजे में भी एक सुराख है। मैंने सुराख में से देखा है। फिर उसने मुझे सारी बात बयान करते हुए कहा, साहब, ये अंग्रेज रात को कोई 10 बजे के करीब होटल में एक टैक्सी पर आया था। उसने बताया था कि वो हैदराबाद दक्कन से बंबई जा रहा था, मगर सैलाब की वजह से आगे ट्रेनें बंद हैं, इसलिए होटल में ठहर गया है। साहब, ये अंग्रेज उर्दू भी अच्छी तरह बोल लेता है। मैं उसे कमरे में लेकर गया तो उसके हाथ में अटैची केस था, जिसको उसने बड़ा संभाल कर पकड़ा हुआ था। कमरे में जाकर मैंने अटैची केस लेकर अलमारी में रखना चाहा तो उसने मुझे अटैची केस को हाथ भी नहीं लगाने दिया। क्योंकि मुझे जासूसी का शौक है, इसलिए मुझे फौरन शक पड़ गया कि इस अटैची केस में कोई खास नक्शा है और ये अंग्रेज कोई जासूस है। रात को खाना लेकर भी मैं ही उसके कमरे में गया। अभी मैं कमरे से बाहर ही था कि मुझे अंदर से बातें करने की आवाज आई। मैंने दिल में सोचा कि ये अंग्रेज कमरे में अकेला था, अब ये किस से बातें कर रहा है। मैंने खुफिया सुराख में से देखा तो साहब, उस अंग्रेज के हाथ में टार्च थी, जिसका पिछला हिस्सा उसने खोल रखा था और अपने मुंह के साथ लगाकर अंग्रेजी में किसी से बातें कर रहा था। मैं फौरन समझ गया कि वायरलेस पर किसी से बात कर रहा है। अब आप ही बताओ साहब कि क्या ये अंग्रेज जासूस है या नहीं है। मेरे दिल में एक शक यकीन की सूरत इख्तियार करने लगा। मैं अहमदाबाद में राज चीफ गोगलदास पांडे के बंगले पर बाज इसराइली फौजी माहरीन को आते जाते देख चुका था, और यह बात भी मेरे इल्म में आ चुकी थी कि भारतीय वजारत दिफा ने इसराइल की हुकूमत के साथ न्यूक्लियर तवानाई हासिल करने और इंडिया में नज़दीकी और दूर मार मिसाइल तैयार करने और एटमी सलाहियत हासिल करने का एक खुफिया मुआहदा कर रखा है, जिसके तहत इसराइली फौजी और न्यूक्लियर साइंस के माहिरीन इंडिया में आ चुके हैं, और ये सारी एटमी सलाहियत हासिल करने की तैयारियां एटम बम और जौहरी रॉकेट बनाने और उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के सिलसिले में की जा रही हैं।
जब इन सारी कड़ियों को मैंने अपने जहन में जोड़ा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हो ना हो ये कोई इजरायली फौजी माहिर है जो हैदराबाद से बंबई जा रहा है, और इसके ब्रीफकेस में यकीनन बाज़ करामद खुफिया राज होंगे जिन्हें मालूम करना पाकिस्तान के कौमी तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ज़रूरी है। ये बात भी थी कि भारत ने इस ज़माने में पापानियों न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के अलावा हैदराबाद दुकन में भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर कैंप किया हुआ था, और मेरी इत्तला के मुताबिक बंबई में एक नया एटमी रिएक्टर लगाया जा रहा था। मैंने होटल बॉय के सामने किसी किस्म की गर्मजोशी का इजहार किए बगैर कहा, अच्छा अगर तुम उस अंग्रेज को जासूस समझते हो तो क्या तुम एक काम कर सकते हो? होटल बॉय ने, जो मुसलमान लड़का था, सीने पर हाथ रखकर कहा, साहब आप बताएं, मैं जरूर करूंगा। मैंने कहा, किसी तरह इस अंग्रेज के ब्रीफकेस में जो कागजात वगैरह रखे हैं वो निकाल कर मेरे पास लाओ, उसके बाद मैं कोई फैसला कर सकूंगा कि ये अंग्रेज जासूस है कि नहीं। होटल बॉय बोला, ये कौन सा मुश्किल काम है साहब, जब अंग्रेज जासूस कमरे से बाहर जाएगा तो मैं उसके अटैची केस को खोलकर सारे कागज निकालकर आपके पास ले आऊंगा। मैंने हंस कर कहा, तुम उसका ताला कैसे खोलोगे? जासूस ऐसा ताला लगाते हैं जिसकी चाबी और किसी के पास नहीं होती। होटल बॉय ने कहा, साहब मुझे जासूसी का बड़ा शौक है, मैंने बड़ी मेहनत लगाकर लोहे की एक तार बना रखी है जिससे हर किस्म का ताला मैं खोल लेता हूँ। आप फिक्र न करें, बस अंग्रेज को बाहर जाने दें। हाँ, अगर वो अटैची के साथ ले गया तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मेरा ख्याल था कि वो ब्रीफ केस को अटैची केस कह रहा है। मैंने उसकी वजाहत के वास्ते होटल बॉय से पूछा कि उस अंग्रेज के पास चमड़े का थैला है या छोटा ब्रीफ केस है। होटल बॉय ने हाथ हिलाकर कहा, साहब जी मैंने चमड़े के थैले देखे हुए हैं, उसके पास थैला नहीं है, अटैची केस है, छोटा अटैची केस। मेरा ख्याल है उसमें उसके कपड़े भी हैं। तब मुझे यकीन हो गया कि ये अंग्रेज, जिसके बारे में मुझे यकीन था कि वो अंग्रेज बल्कि इसराइली है, अगर बाहर गया तो अटैची केस कमरे में ही रख कर जाएगा। इतना जरूर किया होगा कि बाहर जाते वक्त होटलों में जैसा होता है, कमरे की चाबी काउंटर क्लर्क को नहीं दी होगी, बल्कि अपने साथ ही लेता जाएगा। मैंने होटल बॉय, जिसने अपना नाम महमूद बताया था, मजीद एतमाद में लेते हुए 20 रुपए दिए और कहा, महमूद अब तुम्हारी ड्यूटी है कि जब ये अंग्रेज जासूस बाहर जाए तो फौरन उस अटैची केस में से जितने कागज हैं निकालकर मेरे पास ले आओ। मैं थोड़ी देर उन्हें देखकर वापस कर दूंगा। होटल बॉय रुपए लेकर बहुत खुश हुआ, कहने लगा, साहब आप बेफिक्र रहें, मेरा ख्याल है वो किसी न किसी वक्त होटल से जरूर जाएगा। मैंने होटल बॉय को यह भी ताकीद कर दी कि वो इस बारे में होटल के किसी मुलाजिम से बात न करे। वो सीने पर हाथ रखकर बोला, साहब कामयाब जासूस तो वही होता है जो अपना राज कभी किसी को न बताए। मैं जाता हूं साहब। और वो चला गया। जब वो चला गया तो मैंने सिगरेट सुलगाया और कमरे में टहलते हुए सोचने लगा, मुमकिन है इस शौकिया जासूस लड़के की वजह से भारत के किसी खुफिया एटमी प्रोग्राम का राज मेरे हाथ लग जाए। मैंने मुंह हाथ धोया और टीवी ऑन कर दिया। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर अब की सूरत हाल के बारे में बताया जा रहा था। इन इतलात के मुताबिक अभी तक यानी दिल्ली की तरफ रेलवे ट्रैकों की आमदोरफ्त बिल्कुल बंद थी। मुझे अब कोई सूरत नजर भी नहीं आ रही थी। मैं जब तक इस इसराइली अटैची केस के कागजात को नहीं देख लेता होटल से नहीं जा सकता था, और मुझे कोई जल्दी भी नहीं थी। काउंटर पर से मिस शैला का फोन आ गया। कहने लगी, सॉरी सर, आपकी टर्म खत्म हो गई है। अगर आप होटल में मजीद ठहरना चाहते हैं तो हमें आकर बता दें, यह बहुत जरूरी था। मैं फौरन होटल की पुरानी किस्म की छोटी सी लॉबी में आ गया।
मिस शैला मेरी तरफ देखकर ज़ेरे लब मुस्कुराई। मैंने उसे बताया कि मुझे दिल्ली जाना था, मगर दिल्ली कोई ट्रेन नहीं जा रही, इसलिए मजबूरन मुझे होटल में मजीद रुकना पड़ेगा। मिस शैला रजिस्टर खोलकर कहने लगी, सर आप कितनी देर और रुकना चाहते हैं? मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर उसे दिया और कहा, 2 दिन तो जरूर ठहरूंगा। मिस शैला ने मेरे हिसाब में रकम जमा कर दी। मैंने खास तौर पर देखा कि खुफिया पुलिस वाला आदमी वहां नहीं था। मैंने उससे पूछा, यहाँ जो आदमी तुम्हारा पहरा देता था वो नजर नहीं आ रहा? मिस शैला ने हंसकर कहा, वो तो सारे होटल का गार्ड है, दोपहर को कहीं आएगा। एक और आदमी काउंटर पर आ गया। मैं खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल दिया। बरामदे में मैं अपने कमरे की तरफ आ रहा था कि बरामदे के आखिरी कमरे में से मैंने एक गोरे आदमी को बाहर निकलकर कमरे के दरवाजे को ताला लगाते देखा। यकीनन वो इस्राएली फौजी मशीर था, जिसको होटल वाला लड़का अंग्रेज समझ रहा था। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की कि उसके हाथ में अटैची केस नहीं था। वो बड़े आला किस्म के हल्के ब्लू रंग के सूट में मलबूस था। मैं अपने ध्यान में चलता गया। वो मेरे करीब से गुजरा तो मैंने आंखों के किनारों से उसका जायजा लिया। उसका रंग इतना गोरा नहीं था। ये इस्राएली यरूशलेम ही का रहने वाला था, यानी इसको यरूशलेम में रहते हुए काफी मुद्दत हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसका रंग थोड़ा हल्का पड़ गया था। उसकी भूरे रंग की छोटी छोटी मूंछें भी थीं। उम्र 40 साल से कुछ ऊपर लग रही थी। मेरा कमरा उसके कमरे से 2 कमरे छोड़कर था। मैं अपने कमरे में आया, दरवाजा बंद करके बेचैनी से टहलने लगा। दिल में यही दुआ कर रहा था कि होटल बॉय महमूद इस मौका से फायदा उठाना चाहिए। खुदा करे कि उसे मालूम हो गया हो कि अंग्रेज जासूस अपने कमरे से जा चुका है। मेरा दिल चाहा कि मैं महमूद को तलाश करके उसे ये खुशखबरी सुनाऊं, मगर मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था और मैंने ऐसा किया भी नहीं। बस सब्र करके अपने कमरे में ही रहा। मेरे लिए ये वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक बार मैं दरवाजा खोलकर बरामदे में झांक कर देखा, बरामदा खाली था। मैं वापस पलंग पर आकर दराज हो गया। मेरा ख्याल है कि 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने कहा, आ जाओ, दरवाजा खुला है। मेरा ख्याल था कि कमरे की सफाई करने वाला कोई आदमी होगा। दरवाजा खुला तो होटल बॉय महमूद अंदर दाखिल हुआ। उसका सांस फूल रहा था। मैं जल्दी से उठकर उसके पास आ गया। उसने एक तरबियत याफ्ता जासूस की तरह फौरन दरवाजा बंद कर दिया और कमीज के अंदर हाथ डालकर कागजों का एक रोल निकालकर मेरे हवाले कर दिया और सांसें ठीक करते हुए कहने लगा, साहब, अंग्रेज जासूस अटैची के साथ नहीं ले गया था। बड़ा अच्छा हुआ, मैंने अपनी खास तार से अटैची केस फौरन खोल दिया था। अंदर जितने कागज थे मैं ले आया हूँ। साहब, आप उसे देख लें। अंग्रेज जासूस स्टेशन पर गया है। मैंने पता कर दिया था। मैं थोड़ी देर में आऊँगा। वो चला गया। मैंने दरवाजे की चटखनी लगा ली और सोफा सेट के दरमियान जो काफ़ी टेबल पड़ी हुई थी उस पर कागजों के रोल खोल दिए। ये 7-8 कागज थे। उनमें से कुछ नीले रंग के थे जो किसी प्रोजेक्ट के ब्लू प्रिंट लगते थे। बाकी कागज मोटे और बारीक थे। मैंने उन्हें गौर से देखना शुरू किया। सफेद कागजों पर नीली, सुर्ख और स्याह लाइनों से अंग्रेजी और किसी दूसरी जबान में, जो बाद में पता चला कि इब्रानी जबान थी, कुछ फार्मूले से लिखे हुए थे। दरमियान में छोटे और बड़े राकटों के खाके बने हुए थे। मुझे और तो कुछ न सूझा। जल्दी से होटल के कमरे में होटल वालों की तरफ से रखी हुई पेंसिल और स्लिपों वाली कापी उठाई और उन कागजों की जल्दी जल्दी नकल तैयार करना शुरू कर दी। मैंने 7-8 मिनट के अंदर अंदर सफेद कागजों पर लिखे हुए सारे फार्मूले और राकटों के खाके और उसके दाएं बाएं लिखे हुए अल्फाज और डिग्रियों के हरूफ सब कुछ स्लिपों पर उतार दिया। उसके बाद ब्लू प्रिंट का जायजा लिया।
नीले कागज पर आड़ी तिरछी सफेद लकीरों में मुरब्बे, मुकाब और मुस्ततील बने हुए थे। कोई प्रोजेक्ट का नक्शा था। मैंने उनमें से 3-4 खाकों की नकल उतार ली और नीचे जो जाविये लिखे हुए थे वो भी नकल कर लिए। इस काम में मुझे 15-20 मिनट लगे होंगे। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सारे कागजों को समेटकर उनका एक रोल मेज के नीचे छुपा दिया। उठकर दरवाजा खोला तो होटल बॉय महमूद अंदर आ गया। वो घबराया हुआ था। मैं समझ गया कि इसराइली वापस अपने कमरे में आ चुका होगा। मैंने पूछा, क्या वो वापस आ गया है महमूद? नहीं साहब, वापस तो नहीं आया, मगर किसी भी वक्त वापस आ सकता है। आपने कागज को देख लिया है क्या? मैंने मेज के नीचे से कागजों का रोल निकालकर उसके हवाले करते हुए बेनियाजी से कहा, यार, इन कागजों में तो खुदा जाने क्या बक लिखी हुई है। मेरी तो समझ में नहीं आया है कि ये अंग्रेज जासूस नहीं, कोई इंजीनियर है। इनमें किसी जगह का खाका भी है। उसने जल्दी जल्दी कागजों का रोल कमीज के अंदर छुपा लिया और बोला, साहब, मैं जाता हूं। अंग्रेज जासूस को पता चल गया कि उसके कागज चोरी हो गए हैं तो होटल वाले मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि मैं ही उस कमरे में सर्विस करता हूं। महमूद फौरन चला गया। उसके जाने के बाद मैं उन कागजात कब निकालकर एक बार फिर गौर से देखा जिन पर मैंने इसराइली कागजात की नकल उतारी थी। ये 4-5 स्लिप्स बन गई थीं, जिनकी दोनों जानिब लिखा हुआ था। मैंने उन्हें पलंग के गदीले के नीचे छुपा कर रखा और खुद बाजार चला गया। मेरे पास अभी रिजवाना के दिए हुए रुपयों में से कुछ रुपए थे। मैं अपने लिए कपड़ों का नया जोड़ा भी खरीदना चाहता था, लेकिन ये सोचकर इस प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया कि दिल्ली जाकर नए कपड़े बनवाऊंगा। उस जमाने में अभी पॉलीथीन यानी प्लास्टिक के थैले वगैरह नहीं चले थे, लेकिन मोम जामा बाजार से मिल जाता था। मैंने पतले मोम जामे का एक रोल साइज का टुकड़ा खरीदा, फिर एक मोटा कागज और पक्की नीली पेंसिल खरीदी जिसकी लकीरें पक्की होती हैं। होटल में वापस आकर मैंने दरवाजा लॉक कर लिया और मेज पर कागज रखकर नीली पेंसिल से उस पर राख्तों की हूबहू तस्वीरें, फार्मूले, उनके जाविये और किसी इमारत का जो खाका बना हुआ था, सारे का सारा बारीक बारीक करके इस तरह उतार दिया कि सब कुछ एक बाश भर के कागज पर आ गया। उसके बाद मैंने उसे तह करके बिल्कुल तावीज की तरह का बनाया और उसके ऊपर मोम जामे के टुकड़े को काटकर अच्छी तरह से चढ़ा दिया। वो बिल्कुल तावीज लग रहा था। मेरे बूटों के तस्मे लंबे लंबे थे। मैंने एक तस्मे को निकालकर उस तावीज नुमा दस्तावीज को उसमें परो दिया और उसे अपने एक बाजू पर बांध दिया। यह सारा इंतजाम मैंने सिर्फ इस ख्याल के पेश नजर किया ताकि अभी मेरे सामने खतरात से पुर एक लंबा सफर था और कुछ नहीं था कि इस दौरान किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ जाए। मैंने दूसरे बूट का तस्मा निकालकर उसके 2 हिस्से किए और दोनों जूतों में डाल दिए। होटल के कागज जिन स्लिपों से मैंने नकल की थी उनको फाड़कर मैंने बाथरूम में ले जाकर जला दिया। अब ये दस्तावेज मेरे पास महफूज हो गई थी। दोपहर तक मैं अपने कमरे में ही रहा। दोपहर को होटल बॉय आ गया। बहुत खुश था। कहने लगा, साहब, मैंने ऐसी होशियारी से सारे कागज अटैची केस में रखकर अटैची केस को ताला लगाया है कि अंग्रेज जासूस का उस्ताद जासूस भी अगर आ जाए तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि किसी ने ताला खोला था। मैंने होटल बॉय को शाबाश दी। महमूद, तुम वाकई बड़े अक्लमंद हो। तुम बड़े होकर बहुत मशहूर जासूस बनोगे। वो बोला, साहब, मैं होटल की नौकरी नहीं करना चाहता। मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाकर जासूस बनाओ। आपका मुझ पर बड़ा एहसान होगा। मैं उसकी हौसला शिकनी नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, महमूद, मैं अभी तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन दिल्ली पहुंचकर तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। तुम मुझे अपना पता दे देना। वो हाथों को नचाता हुआ बोला, साहब, अपना पता क्या होगा? बस अलेक्जेंड्रिया होटल पहुंचकर
बिल्ले मियाँ को मिले, लिख देना, यहाँ मुझे सभी जानते हैं। साहब खाने में क्या लाऊं? दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने 1 घंटा आराम किया। उठा तो रेलवे स्टेशन वालों का फ़ोन किया। मालूम हुआ कि अभी तक दिल्ली की जानिब रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल नहीं हो सकी। मैं अब जल्दी दिल्ली पहुंचना चाहता था ताकि मैंने इसराइली फौजी माहिर की जिन कागजात की नकल उतारी थी वो दिल्ली में अपने मास्टर सिपाही गुल खान को जाकर दिखाऊं और मालूम करूं कि किस किस्म के रॉकेटों के नक्शे हैं और उनकी तैयारी के सिलसिले में इंडिया की हुकूमत क्या कोशिशें कर रही है और पेशतर इसके कि ये तैयार हों, इनको किस तरह तबाह किया जा सकता है। मगर दरियाओं के सैलाब ने मुझे रोक रखा था। बांडा से दिल्ली की जानिब कोई लारी भी नहीं चल रही थी कि मैं उसी तरह थोड़ा थोड़ा सफर तय करके दिल्ली पहुंच सकता। मैंने सोचा कि बांडा से नीचे जबलपुर या नागपुर चला जाता हूं, वहां से दिल्ली की तरफ निकल जाऊंगा और कलकत्ते से दिल्ली वाली कोई ट्रेन पकड़ लूंगा। नहीं बेटा, मगर यह बड़ा लंबा सफर था। खबर नहीं थी कि उस तरफ भी दरिया चढ़े हुए हों और ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद हो चुकी हो। आखिर यही फैसला किया कि 1-2 रोज यही बांडा के होटल में ही पड़ा रहता हूं, उसके बाद कोई फैसला करूंगा। मिस शैला की ड्यूटी दिन के वक्त काउंटर पर ही थी, मगर उसकी तरफ से कोई फोन नहीं आया था। ड्यूटी के वक्त वो बड़ी मोहतात रहती थी। मैं उसे उस बाशिंदे के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहता था कि ये कौन है और कहां से आया है। मेरा ख्याल था कि उसे कुछ न कुछ जरूर मालूम होगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी घर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।